हेलो। नेक्स्ट। हाँ जी सर। हेलो, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये लोक कथा और लोक गाथा में अंतर बता दीजिए एक बार। लोक कथा गद्य में होती है, अच्छा। लोक गाथा पद्य में होती है, जिसको बैलेट कहा जाता है। वीर गाथा भी होती है, भक्ति गाथा भी होती है। जो पद्यबद्ध आख्यान होता है उसको लोक गाथा कहते हैं, और जो कहानी शैली में गद्य में लिखी हुई नीति कथा के रूप में प्रस्तुत की जाती है वो लोक कथा होती है। ठीक है सर। जैसे आल्हा नाम सुना है ना, हाँ जी सर। बगड़ावत, ये सब लोक गाथाएं हैं। तो सत्यनारायण की कथा जो आप सुनते हैं वो कथा है। लोक कथा है। हाँ, तो गद्य और पद्य का शैलीगत अंतर है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। अंग्रेजी में उसको बैलेट कहते हैं, तो शौर्य गाथा के होते हैं। नेक्स्ट। हेलो हेलो। सर। हेलो। हेलो सर। हम्म। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रही थी सर, ये जो उपन्यास हैं इनमें जो नारी विमर्श की सर संभावना है रिसर्च करने की उपन्यासों में? अब उपन्यास का नाम लेना पड़ेगा, कौन सा उपन्यास। सर मैं संभावनाएं देखो, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। जी सर। ऐसा नहीं है कि किसी ने अंतिम और अन्यतम कार्य कर दिया है, आगे कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। ये आप पर निर्भर है कि आप उसमें नया क्या जोड़ सकते हैं। पर इतना हाँ जरूर जी। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जब आवृत्ति हो जाती है तो लोग उससे ऊब जी जाते सर। हैं और आपको मौलिकता का श्रेय नहीं प्राप्त। जी सर। इस समय दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की अति हो गई, जी सर। इसलिए जहां तक हो सके इन विषयों में न पड़े। जी सर। मौलिकता का श्रेय आपको नहीं मिलेगा। जी सर। शोध में पहली आवश्यकता नवीनता की, मौलिकता की होती है। जी सर। अब ढूंढने को कोई ऐसा उपन्यास जरूर मिल जाएगा जिसमें स्त्री पात्र होंगे और उनकी अपनी नारी चेतना, स्त्री चेतना भी होगी। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि ऐसी कौन सी नई बात उसने कह दी है जो आज तक नहीं कही गई, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। लगभग सारी बातें जितनी चर्चा होनी चाहिए भारतीय नारी के उद्धार के लिए, सुधार के लिए, सह-अस्तित्व के लिए, उतनी सब कही जा चुकी, और आज ही नहीं, आज से बहुत पहले कही जा चुकी। प्रसाद और पंत ने और प्रेमचंद ने भी कह दी थी। इधर कुछ समस्याएं नए उपन्यासकारों ने उठाई, लेकिन अब अतिशय आवृत्ति हो रही है, और जब बहुत ज्यादा आवृत्ति हो जाती है तो बड़ी उबाऊ हो जाती है। तो अब स्त्रीपन से थोड़ा ऊपर उठी, और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा, दूसरों का दर्द भी पहचानिए और देखिए जो अछूती दिशाएं हैं उन पर काम किया जाए। नमस्कार मैं ये कहते हुए मना नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी ओर से कोई निषेधाज्ञा नहीं जारी की, सुझाव के तौर पर कह रहा कि नवीनता का आग्रह इसमें मुख्य होता है। हाँ। नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरा नाम छवि है। सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे बाल उपन्यास होते हैं, बाल साहित्य है और बच्चे हमारी आगे की पीढ़ी भी हैं, तो जैसे आजकल जो नवीन विमर्श हैं जिसमें वृद्ध विमर्श हैं, बच्चों में हम संस्कार डालते हैं, बाल उपन्यास और बाल साहित्य उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो वैसे ही जो हमारे नवीन विमर्श हैं, क्या हम उन्हें बाल साहित्य में मतलब ले सकते हैं? जैसे बाल साहित्य में वृद्ध विमर्श या बाल साहित्य में पर्यावरणीय विमर्श, इस तरह से हम विषय का चुनाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको बाल साहित्य तक सीमित न रखें। बालकों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है वो इन विमर्शों से उतना परिपूरित नहीं है, वहां बच्चों का मनोरंजन प्रधान। आप देख रहे हैं ना, बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें कोई उपदेश, कोई ज्ञान, चरित्र निर्माण की कोई प्रेरणा वो तो उतनी मिलती नहीं, सिवाय इसके कि कुत्ता दौड़ा, बिल्ली आई, मुर्गे ने फिर बांग लगाई, ये लिख देना, तितली के रंगीन पंखों का वर्णन कर देना, फूलों को वर्णन कर देना, यही तक हमारा बाल साहित्य सीमित है। मैंने बताया ना कि सही बाल साहित्य बच्चों के लिए
पठनीय है, उसको कोई उपदेश और प्रबोध नहीं दिया जाता। विमर्श वाली बात बहुत अच्छी आपने उठाई है। पहले तो नए विमर्श खोजिए, इन 2-3 के अलावा। दलित और स्त्री से ऊपर जैसे वृद्ध विमर्श की बात आपने, ये नया विषय है, जी सर। पर इसको बाल साहित्य तक में ही नहीं, पूरे साहित्य में खोजिए। सर मेरा विषय दरअसल पर्यावरणीय विमर्श में है और मैंने उसमें बाल साहित्य की कुछ पुस्तकों को जोड़ा था, हालांकि उपन्यासों में है, 21वीं सदी के हाँ, उपन्यासों में है। उनको भी जोड़ लीजिए, लेकिन वहीं तक सीमित न रहिए। तो बाल साहित्य को इसमें जोड़ सकती हूँ, मतलब जोड़ मुझे सकते हैं, लेकिन उसमें उतनी सामग्री नहीं मिलेगी, पूरे में देखना। नहीं, जैसे 21वीं सदी के उपन्यासों की हमने बात की है, तो उसमें क्या 21वीं सदी में जो बाल साहित्य में लिखे गए होंगे उपन्यास, बाल उपन्यास लिखे गए हैं, क्या मैं फिर उन्हें बाल जोड़ साहित्य सकती हूँ? की ठीक है सर। उसका बाल से और वृद्ध से मतलब नहीं, उसमें पर्यावरणीय चेतना है। जी सर, वो विषय वही है। हाँ, विषय वही है, उसको लेकर पड़ेगा। जी सर, मैं क्या विज्ञान की विद्यार्थी हूँ। वही मतलब मैं पूछने जा रहा था कि अगर आपको बीएससी तक या इंटर तक विज्ञान, बीएससी तक पढ़ा है क्या? जी सर, ग्रेजुएशन मेरा इंजीनियरिंग में है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो यहाँ आप, रुचिगत। तो आपके लिए ये रुचिकर विषय हो सकता है। जी सर। हमारे यहाँ विज्ञान लेखन की बड़ी आवश्यकता है, और उसमें पर्यावरण विज्ञान से संबंधित लेखन की विशेष रूप से। कुछ लेखकों के नाम आप बताएंगे जिन्होंने पर्यावरण पर लिखा है? जी सर, वैसे मैंने महिलाओं को ज्यादा इसमें देखा है, नासिरा शर्मा का कुइया जान, मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, ये कुइया महुआ जान में माझी। केवल पानी की पानी समस्या की उठाई समस्या है, है, केवल जल अब समस्या उसमें है। पर्यावरण नहीं है। ये जी मान सर। सकते हैं पंचतत्वों में पानी भी एक तत्व है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जी सर, पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत नहीं है। रेडियो प्रदूषण और इस पे गहराई से बात की है महुआ माझी ने अपने उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ। और हाँ, ये संजीव के, अच्छा नाम दिया, हाँ संजीव के काफी। रेडिएशन जो खास तौर से आ रहा है। जी सर। और हाँ, इसके अलावा एक उपन्यास है उनका मीठी नींद, उन्होंने उसमें ये है लेकिन एक कुसुम सुझाव कुमार का है, मेरा बड़ा और है, अच्छा है। जी सर। एक एक सुझाव और है, क्योंकि इस विषय पर अभी गंभीर कार्य नहीं हुआ है, जी सर। जी सर। आपको इसका विस्तृत सांगोपांग अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें 21वीं सदी वाली शर्त हटा दी, अ, और पर्यावरण विज्ञान के जैसे जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास, जी सर। गिने चुने ज्यादा नहीं होंगे, 10-20 ही मिलेंगे, पर ये कालावधि की शर्त लगा देने से आप श्रेष्ठ रचनाओं से वंचित रहेंगे, अ, और कई एक भर्ती की रचनाएं उसमें शामिल करनी पड़ेगी। तो कुल जी सर। मिलाकर के हिंदी उपन्यासों में पर्यावरणीय चेतना इस प्रकार रखिए, और पर्यावरण के जितने रूप हैं, इसमें पूरा खगोल शास्त्र देना पड़ेगा, पूरा भूगोल शास्त्र देना पड़ेगा, पूरा मौसम विज्ञान देना पड़ेगा, जी सर। जलवायु का पूरा विवेचन करना पड़ेगा, पूरी इसमें एटॉमिक थ्योरी आपको लानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जितना वनस्पति जगत है, सारी वानिकी इसके भीतर आएगी, जी सर। सोशल फॉरेस्ट्री इसके भीतर आएगी। तो अपने में ही विषय बड़ा व्यापक हो जाएगा, लेकिन उपयोगी होगा। हिंदी साहित्य के विषयों को ज्ञान विज्ञान की इन शाखाओं से जोड़ना जरूरी है। उस दिशा में आप पहल कर सकती हैं, थोड़ी मेहनत करके इस विषय को बना डालिए। ठीक है? जी सर, धन्यवाद सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हेलो। प्रणाम। हाँ सर, हाँ सर, अमित सिंह बोल रहे हैं सर। ये कह रहे हैं, जैसे मेरा टॉपिक है सर, दूधनाथ सिंह के उपन्यास आखिरी कलाम में धार्मिक उन्माद का अनुशीलन। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये हाँ विषय सर। मुझे नहीं जच रहा है, इस पर मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। अच्छा न सर। दूधनाथ शोध कार्य करने उपयुक्त है, न आखिरी कलाम शोध कार्य के उपयुक्त है। जी आपकी इच्छा है और आपके विभाग की और आपके शोध समिति की, लेकिन वो बहुत गंदा उपन्यास है, और साथ ही जी लेखन बहुत गंदा है। जी। धार्मिक उन्माद से ज्यादा खुद उन्मत्त रहे हैं। ऐसे जी। विषय लेकर के आप विवाद के विषय जी देख हेलो। लीजिए, बाकी बाकी निर्णय आप पर है। जी। और सर, जैसे एक अमरकांत की कहानी दोपहर के भोजन में वर्तमान ग्रामीण चेतना का आयाम। क्या एक कहानी के ऊपर किसी लिख डालेंगे?
नहीं नहीं सर, जैसे वर्तमान को उससे जोड़ना चाहता हूँ। वर्तमान तो जुड़ेगा, लेकिन आधारभूत तो कहानी होगी ना। जी जी। तो एक कहानी के ऊपर एक थीसिस, ऐसा तो हमें डिसर्टेशन भी नहीं होता है। हाँ सर, ये भी सही है। आप उसी के समानांतर जी और भी रचनाएं ले लीजिए, थीम जी उठाइए और थीम से जुड़ी हुई जितनी रचनाएं उनका जी अध्ययन कीजिए। इसमें मध्यवर्गीय बाबू वर्ग की ट्रेजेडी, जो उसकी समस्या है जी भुखमरी की, जी उस समस्या को उठाया गया। जी जी तो आप उनकी आर्थिक समस्या को लीजिए, गरीबी को लीजिए, बेरोजगारी को लीजिए, और उसी शैली में उसी विषय वस्तु से जुड़ी हुई जितनी जी रचनाएं हैं उन जी सबका जी समावेश कीजिए। जी। किसी जैसे सर कुछ टॉपिक ये बता समकालीन, दीजिए। अच्छा सर। बता तो रहा हूँ, जिससे बेरोजगारी की समस्या, जी जी आज बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जी जी कोरोना काल में विशेष रूप से, जी सर। या वर्ग संघर्ष, या युवा पीढ़ी की गरीबी, या युवा पीढ़ी और ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के उद्योग हैं, जी इनके सर। बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसमें बेरोजगारी का बिंदु सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसको समकालीन कहानियों में या उपन्यासों में देख जाइए। ठीक सर, ठीक ठीक, प्रणाम। हेलो हेलो हाँ, सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं रानी बोल रही हूँ। हाँ, सर जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिया है मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में ग्रामीण परिवेश एक अनुशीलन, क्या हम पे इस पर कर सकते हैं? मन्नू भंडारी में ग्रामीण परिवेश कहाँ आया? मनोविश्लेषण। किसी कृति का नाम बताइए जिसमें ग्रामीण परिवेश आया हो। नहीं सर, अभी देखा नहीं है मैंने, तो बस ऐसे ही नहीं महाभोज। तो महाभोज में मह- ग्रामीण परिवेश में राजनीति है उसमें सर, बिहार वो की राजनीति, सर उसमें तो लेकिन राजनीति है। राजनीति वो राजधानी जी के इर्द गिर्द ही है। जी जी ऐसे लेखक को उठाइए जो खासतौर से आंचलिक लेखक, जी अंचल से जुड़ा हुआ, और बशर्ते आपको भी ग्रामीण संस्कृति और परिवेश का ज्ञान हो, उसकी जानकारी हो, जी जी जी। है ना। हेलो हाँ, सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मेरा क्लियर तो नहीं हो पाया टॉपिक सर। बस मैं ये पूछना चाह रही कि जैसे हम ये देखते हैं कि गांव में आज भी औरतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हम्म, मैं गांव से ही जुड़ी हुई हूँ। अगर वो बोलते हैं तो बात काटना, इस टाइप की मतलब वो चीजें, क्या इससे जुड़ी हुई चीजें हमें किसी उपन्यास में मिलेगी जिसे मैं टॉपिक बना के इस पे सर्च कर सकूं सर? रिसर्च ऐसा कुछ कि नारी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि सर सबसे बड़ी, क्योंकि हमने स्वतंत्रता देखी है कपड़ों की नहीं होती सर, इस सबसे ज्यादा है अभिव्यक्ति की। बोलना नहीं हम्म, दिया जाता सर उन्हें कि बोलोगी नहीं, बात नहीं काटोगे। मैं गांव से जुड़ी हूँ सर, गांव में रहती हूँ। पढ़ी लिखी औरतों को भी, मतलब मैंने देखा पढ़ी लिखी का ज्यादा शोषण है सर। जो कम पढ़े लिखे हो तो अपनी बात को बोल देंगे, हम ऐसे ही बोल देते, लेकिन उनके ऊपर एक ये दबाव बनाया जाता है कि नहीं तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही समझदारी दिखाओ, तुम ऐसा करो, लेकिन अब तुम। एक बात बताओ, एक और आप कहती हैं कि पढ़ी लिखी पर प्रतिबंध ज्यादा है, सर दूसरी वो ओर आप कहती हैं कि गांव वाली स्त्री पर प्रतिबंध ज्यादा है। तो गांव वाली से पढ़ी लिखी है? नहीं सर, वही चीज ना सर कि जब हम सर क्या बताऊं आप कि जब हम कहना ये चाहती हैं कि मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियां बस। हाँ अपेक्षाकृत ज्यादा बंधन, जी सर, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। बस सर वही क्लियर नहीं हो पा रहा था। गांव में भी जो खुद देहात की हैं, वे मर्यादा वो बोध से खेतों में, उतनी दबी हाँ जी, वो सर खेत में जाके स्वतंत्र रूप से काम कर मर्यादा सकती है। बोध से उतनी दबी हुई नहीं है। मर्यादा रूप से, हाँ उनके ऊपर न पर्दा है, न उनके ऊपर कोई विधि और निषेध आचार संहिता है। हाँ जी सर। वे बहुत बोल्ड हैं। जी सर। और शहर में भी जो उच्च वर्ग की हैं वो काफी बोल्ड हो गई हैं। हाँ जी सर। ये मध्य वर्ग की स्त्रियां हैं जो अपने संस्कारों से ग्रस्त हैं, उनके ऊपर बहुत तरह के प्रतिबंध हैं, बहुत तरह के विधि निषेध। लेकिन ये उनकी समस्या है। अभी इस समस्या पर सर मैं उपन्यास और कविता क्या करे?
सर आप मैंने केवल ये अध्ययन करके बता सकती हैं कि इनको छूट नहीं है, यही तो निष्कर्ष होगा ना आपका। तो बिना आपके शोध किए हुए मैं बता रहा हूँ कि यही निष्कर्ष निकलेगा। अब क्यों नहीं है छूट, उसके बहुत सारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण है। तो सर स्त्री विमर्श में क्या लिया जाता है फिर सर? अभी अभी मैंने किसी उत्तर में कहा था, आपने भी शायद सुना हो, कि जी जहां सर। तक हो सके बहुत घिसे पिटे विषयों को न लें। देखिए मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी 3-4 साल तक, उतना ही सर वो पढ़ना है, सोच, उतना ही लिखना वो है, भी अभी और हमारी सोच में वो ही है ना सर? नहीं। नवीनता का श्रेय नहीं मिलेगा। इसलिए जहां तक हो सके इस लिंगीय भेदभाव के ऊपर उठिए। यह भी एक संकीर्णता है, बौद्धिक क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। जी लड़की है तो इस विमर्श पर ही करेंगे, दलित वर्ग के हैं तो दलितों पर ही करेंगे। इस पर जरूरत से ज्यादा काम हो चुका है, कुछ और नया सोचिए। जी सर। मेरा अपना ख्याल है कि सर्वे परक, शोध परक कार्य पर आ जाइए। अच्छा, एक समस्या मैं आपको देता हूँ विचार की। इसी वर्ष आपने सुना होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो परिणाम आया, उसमें 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। सुना था? जी सर। ये क्या कारण है? क्यों हिंदी विद्यार्थी असफलता का शिकार हो रहा है? हिंदी की कमजोरी, हिंदी की नींव उसकी इतनी कमजोर क्यों हो गई है? ये सर्वे परक वर्क है। जी सर बिल्कुल सर, गांव में इनके बोलते भी घरों है। में जा जी इनके घरों में जाकर आपको पता करना होगा कि ये हिंदी क्यों नहीं पढ़ते, जी सर। और विषयों में बड़ी मेहनत करते हैं, हिंदी में फेल हो जाते हैं। हिंदी पढ़ना उनको अपमानजनक क्यों लगता है? हिंदी जी से भय क्यों नहीं महसूस होता है? उनके स्कूलों में कायदे से हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? परीक्षा कितनी सख्ती क्यों अपना रहे हैं? कई कारण हो सकते हैं उनके फेल होने के। एक और तो नंबर इतनी उदारता से दिए जा रहे हैं कि 500 में 500 पा करके लड़का टॉप कर रहा है, जी सर। जो संभव ही नहीं है। 100% आज तक किसी को नहीं मिल पाया और न मिल सकता है। लेकिन बहुत लिबरल हो गए हैं ये, खास तौर से पब्लिक स्कूल। और दूसरी ओर इतनी सख्ती है कि 8-8 लाख लड़के यूपी में फेल हो जाएं। शोध करके बताइए इसका कारण क्या? रिपोर्ट भेजिए सरकार, हमने उसका पता किया, उसके ये सामाजिक कारण, ये आर्थिक, ये राजनीतिक, ये मनोवैज्ञानिक, और ये आपका अप्लाइड रिसर्च होगा, काम आएगा। इसके आधार पर नियम बनेंगे, नीतियां निर्धारित होंगी। और ज्यादा नहीं, एक आधा क्षेत्र ले लीजिए, खाली मेरठ जनपद ले लीजिए और आपका शोध कार्य हो जाए। जितने पब्लिक स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, उन सब में जा करके पता कीजिए पाठ्यक्रम कैसा है, उनकी पढ़ाई कैसी है, और पूरा वातावरण कैसा है। कोई बाधा हो तो मुझे बताइए। सर थैंक यू ठीक, सर, धन्यवाद सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा था कि ऐतिहासिक होते हैं शोध, तो क्या केवल साहित्य के संदर्भ में आपने कहा था? जैसे हम वैज्ञानिक शोध को क्या उसमें ले सकते हैं सर? मतलब मैं इसको स्पष्ट रूप से नहीं हाँ ले पा रही बिल्कुल, हूँ सर। जी देखिए मैंने ये कहा था कि हमारा जो खोज जी या रिसर्च शब्द बना है, वो संकेत करता है हिस्टोरिकल वर्क की तरफ। जो खो जी जाता है उसकी खोज की जाती जी सर। है। तो जितने सैद्धांतिक अध्ययन होते हैं हाँ जी। वो ऐतिहासिक होते हैं। तो जो तो अभी वैज्ञानिक वर्तमान, शोध। जी सर। नहीं सुनो, अब धैर्य 1 मिनट। जी जी सर। जी जो अभी लिख रहा है उसके बारे में तय नहीं है कि आने वाले वर्षों में उसकी दिशा क्या हो जाए। अभी जी तक सर। वामपंथी था, कल वो दक्षिणपंथी हो गया। अभी तक वो विरोधी लेखक था, कल से वो कल्पना जी भी हो जाए। विचारधारा बदलती रहती है आज जी सर। परिस्थितियों के अनुसार। इसलिए हमारे यहाँ नियम बनाया गया था कि जीवित कवि लेखक पर शोध कार्य नहीं दिया जाए।
ये हर विश्वविद्यालय का नियम था। और यूजीसी की एडवाइजरी भी आ गई है कि जीवित पर नहीं दिया जाए। जी सर। जो गत हो चुका है, माने एक जगह आके ठहर गया है, इतिहास का विषय हो, उसका मूल्यांकन करिए, वो अंतिम मूल्यांकन। और सर कुछ जितने लेखक सैद्धांतिक अध्ययन होते हैं वे तो होते हैं ऐतिहासिक। जी वैज्ञानिक शोध जिसको आप कहते हैं वो विज्ञान के विषयों से जुड़ा हुआ होता है। विज्ञान के विषयों से अभी जैसे पर्यावरण विज्ञान की बात हो रही थी, जी सर। पर्यावरण को लेकर आप साहित्य का अध्ययन करना चाहें तो उसमें वर्तमान का अध्ययन करना पड़ेगा, केवल विगत का नहीं। विगत का भी कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि विज्ञान परक लेखन हिंदी में किस किसने किया है। जी विज्ञान कथाएं जिनको कहा जाता है साइंस फिक्शन, तो किस जी किस सर। ने लिखा है, उसका क्या महत्व है, तो वो भी अध्ययन हो सकता है। और आज कितना लिखा जा रहा है, विज्ञान लेखन कितना हो रहा है, नागलिकर का अध्ययन आप करिए, गुणाखर मूले का अध्ययन आप कीजिए, नवल किशोर मिश्र का अध्ययन कीजिए, ऐसे बहुत से लेखक हिंदी में हैं। पूरी विज्ञान परिषद है इलाहाबाद में, उसमें यही लेखन छपता है और लिखा जाता है। तो जी उसकी सर। दिशाएं आपको तय करनी पड़ेंगी। विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जी किसी सर। एक क्षेत्र को ले लीजिए, किसी एक विषय को ले लीजिए, जी ठीक है। जी सर। और सर हमारे मैं जो ये एक प्रश्न और है सर। साहित्य के जो विषय हैं जी वो भी विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जैसे मनोविज्ञान विज्ञान है ना, जी तो पात्रों का अध्ययन मनोविज्ञान के आधार पर करते हैं, जी सर। तो साइकोलॉजिकल स्टडी हुई। जी सर। ये सोशियोलॉजी की बात अभी कर रहा था, सोशियोलॉजी भी विज्ञान है। जी सर। उसकी अप्लाइड स्टडी आप साहित्य में करेंगे तो भी वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा। तो वो जी तो सर। भूत से लेकर वर्तमान तक दोनों दिशाओं में चलता है। जी सर। साहित्य के जो पुराने विषय हैं, जो व्यक्ति परक अध्ययन है, कवि लेखक परक, जी वे मुख्यतः अतीत। जी सर। ठीक है। तो जी मैं सर, एक प्रश्न और था सर। स्वाति, अब हम लोग